शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी की हैं। लॉकडाउन 4.0 की चौथे चरण की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं योगी सरकार ने। तो ये बड़ी खबर सबसे पहले आपको बुलेटिन में हम दे रहे हैं। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी की है। वो गाइडलाइंस आप समझ लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। ये गाइडलाइंस, दुकान पर मास्क जरूरी है, मास्क पहनना आपका अनिवार्य है। बिना मास्क के कोई भी सामान आपको नहीं मिलेगा। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इन गाइडलाइंस को आप ध्यान से समझ लीजिए, इनका आपको पालन करना है। शहरी इलाकों में मंडी या फिर बाजार नहीं लगने वाले हैं। बिना मास्क के अगर गए तो सामान मिलेगा नहीं। औद्योगिक इकाइयां चलेंगी लेकिन शर्तों के साथ औद्योगिक इकाइयों को चलाया जाएगा। बारात में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो पहले ये संख्या बहुत कम थी, इस बार रियायत मिली है। इस बार बारात जो जाएगी उसमें 20 लोग शामिल हो सकेंगे। मिठाई की दुकानें खोलने को भी मंजूरी मिल गई है, तो मिठाई की दुकानें भी खुल सकेंगी। ये रियायत है लॉकडाउन 4.0 में जो आपको मिली है, लेकिन विशेष एहतियात आपको बरतना है क्योंकि अब देश भर में जो आंकड़े हैं वो बहुत चिंताजनक स्तर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है कि आपको खुद कैसे एहतियात बरतना है। जिस रफ्तार से केस आ रहे हैं तो आप तक कोरोना जल्दी पहुंच सकता है, तो इसीलिए एहतियात बरतें। गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उन गाइडलाइंस का आप पालन करें। तो मिठाई के शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है कि मिठाई की दुकान भी खुल पाएगी। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं 4.0 की, वो गाइडलाइंस आपको विस्तार से बताएंगे। अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल राजू, देखिए देर रात जो है यूपी सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है लॉकडाउन 4 को लेकर। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गाइडलाइन में उन्हीं चीजों को रखा है जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन में है, लेकिन ये जरूर है कि जो भी दुकानें खोली जाएंगी उनके लिए एक दिन तय कर दिया जाएगा। और हम कहें तो कि ऑड इवन तरीके से, यानी सोमवार को अगर दुकान खुलेगी तो फिर वो बुधवार को खुलेगी। इस तरीके से दुकानों को खोलने के लिए कहा है। साथ ही साथ ग्रामीण और नगर पालिकाओं में जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर सभी दुकानें खोली जाएंगी। बारात घर भी खोले जाएंगे, लेकिन कोई भी शादी अगर होगी तो 20 लोग अधिकतम होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। जो बात आपने कही कि मिठाई की दुकानें खुलेंगी जरूर, लेकिन वहां पर बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे। और साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी हैं, वो भी अपना काम एहतियातन शुरू कर सकते हैं। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अनुमति के साथ ऑपरेशन करने को भी कहा है। तो कई जो चीजें हैं उसके लिए ये निर्देश जो है जारी किए गए हैं। क्या प्रदेश में अब बसें चलाई जाएंगी? रोडवेज की बसें क्या यात्रियों को लेकर एक दूसरे जिले जा सकती हैं? क्या बसों के परिचालन को अनुमति मिली है? देखिए, बसों के परिचालन पर कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। इतना जरूर है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन का ही इसमें हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि अंतर जनपदीय बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी। तो कब से चलाई जाएंगी, कहाँ कहाँ चलाई जाएंगी, कौन कौन से जोन में चलाई जाएंगी, इसके बारे में कोई स्पष्ट निर्देश उस गाइडलाइन में भी नहीं है। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो गाइडलाइन जारी हो गए हैं, अभी बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी क्लियर नहीं है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अंतर जनपदीय बसें चलाई जाएंगी, लेकिन कब से ये नहीं बताया गया है। तो यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं लॉकडाउन 4.0 को लेकर। बसों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा की मांग पर सियासत जारी है। यूपी सरकार को प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से जवाब दिया गया है। प्रियंका के निजी सचिव ने पत्र से जवाब दिया है। तो बसों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह मांग की थी कि वो 1000 बसें चलाना चाहती हैं, अनुमति मांगी थी और अनुमति मिल भी गई। अब इस बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव ने पत्र से जवाब दिया है और इतनी जल्दी बसों को लखनऊ भेजना समय की बर्बादी है
ये उनका कहना है। इतनी जल्दी बसों को भेजना समय की बर्बादी। बसों की जानकारी लखनऊ के डीएम को देनी थी और इतनी जल्दी भेजना समय की बर्बादी। अब यहां पर यह सवाल उठेगा कि एक तरफ तो कहा जा रहा कि बॉर्डर पर खड़ी हैं, तैयार हैं बसें, 1000 बसें तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप उनके ड्राइवर्स के और जो भी उसमें होंगे उनके नाम नंबर दीजिए, तुरंत इसकी इजाज़त दी जाएगी। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज़्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, जो पत्र अब दिया गया है निजी सचिव के द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा के, इस पत्र में क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को लेकर हम कहें तो जो है वो बसों की सियासत जारी है। पहले प्रियंका गांधी की तरफ से पत्र लिखा गया कि 1000 बसें रेडी हैं, फिर सरकार से अनुमति दी जाती है और ये कहा जाता है कि आप बसों की लिस्ट भेजिए। शाम के वक्त प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तरफ से उन बसों की एक लिस्ट भेजी जाती है और उसमें कुछ बस के जो ड्राइवर हैं उनकी डिटेल दी जाती है और ये कहा जाता है कि बसें हम आज से चला पाएंगे। फिर देर रात एसीएस होम की तरफ से एक और पत्र भेजा जाता है प्रियंका गांधी के निजी सचिव को और ये कहा जाता है कि आप जो है सारी डिटेल आज सुबह तक लखनऊ के जिलाधिकारी को मुहैया करा दें, बसें यहाँ भिजवा दें। इस पर एक और पत्र जो है वो निजी सचिव की तरफ से कांग्रेस की तरफ से भेजा जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि इतनी जल्दी हम बसें लखनऊ नहीं भेज सकते और ये अमानवीय है। तो कहीं न कहीं एक तरीके से कहें तो जो लेटर कंट्रोवर्सी है वो लगातार जारी है, यानी पत्र भेजा जा रहा है, फिर उसका रिप्लाई जा रहा है। और अनुभव, क्या ये भी है इसके पीछे का मतलब? पहले तो कहा गया था कि बसें बिल्कुल तैयार हैं, तो वो तैयारी नहीं थी, कहने के लिए कह दिया गया, लेकिन अब जब कहा कि ले आइए बसों को तो तैयारी नहीं है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल ही प्रदेश अध्यक्ष को बसों की एक लिस्ट सौंपनी थी शाम 5 बजे लोक भवन में, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे और बाद में वो ईमेल के जरिए जरूर भेजी गई है एसीएस होम के पास। लेकिन उसमें भी बसों के नंबर तो कह रहे हैं कि हैं, बसों के नंबर हमने दे दिए हैं, लेकिन ड्राइवर कौन होगा, उसका क्या नंबर है, उसका क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, इन सारी चीजों की डिटेलिंग नहीं है और इसीलिए कांग्रेस ने और वक्त मांगा था। पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि बसें हमें जल्दी चलानी है क्योंकि प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं और देर में अगर बसें चलाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये कहा गया है कि आप आज सुबह तक वो लिस्ट मुहैया करा दें, वो बसों के नंबर, ड्राइवर के नंबर मुहैया करा दें और बसें लखनऊ भिजवा दें। अच्छा अनुभव, एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कितना वक्त मांगा है, कब तक वो डिटेल मुहैया करवा देंगे? देखिए, सरकार की तरफ से जो पत्र भेजा गया था उसमें साफ तौर पर ये था कि 10 बजे, आज सुबह 10 बजे तक वो डिटेल पहुंचा दें, बसों को यहाँ लखनऊ भिजवा दें। अब कांग्रेस कह रही कि ये बहुत कम समय है और लखनऊ भिजवाना अमानवीय है, हम बसों को लखनऊ भिजवाएंगे तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, हमारी बसें बॉर्डर पर जहाँ जहाँ है वहाँ से लोगों को लाएगी। अब ये देखना होगा कि सरकार इसमें क्या निर्णय आगे लेती है। ठीक है अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पत्र भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि लखनऊ अभी नहीं भिजवा सकते हैं, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, जो बॉर्डर पर गाड़ियां खड़ी है उनके जरिए हम श्रमिकों को ले आते हैं। लेकिन सरकार ने पहले डिटेल्स मांगी है कि बसों के नंबर दीजिए, ड्राइवर्स कौन है, उनकी जानकारी दीजिए। तो वो जानकारी आज 10 बजे तक देनी है कांग्रेस को, लेकिन एक पत्र इस बीच में जारी कर दिया गया और ये कहा गया है कि हमें थोड़ा और वक्त चाहिए और ये अमानवीय है लखनऊ में इस तरह से बसों को बुलाना। इसी बीच यूपी सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया है, निर्णय बहुत सारे लिए गए। कोरोना काल में सरकारी खर्च में कटौती की जाएगी। तो यूपी सरकार ने कोरोना के इस काल में कई बड़े निर्णय लिए हैं और वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया है। वित्त विभाग ने कई निर्णय लिए हैं जिसमें सरकारी खर्च में कटौती की गई है। जो सरकारी खर्च है उसको कम करने से जो भार पड़ता है, अतिरिक्त भार पड़ता है, उसको कम करने की कोशिश है। नई भर्तियां न करने का फैसला लिया गया है, पहला। दूसरा, कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, ये निर्णय लिया गया है। गैर ज़रूरी सरकारी निर्माण काम नहीं होगा। जो गैर ज़रूरी रेनोवेशन और दूसरे तरह के काम होते हैं जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं होंगे। सरकारी बैठकों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें होंगी। सरकारी आयोजन न करने का फैसला लिया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों के कई भत्ते रद्द कर दिए गए हैं। अवकाश यात्रा सुविधा फिलहाल नहीं मिलने वाली है। यात्रा भत्ता, ट्रांसफर भत्ता, ये खर्च फिलहाल रोक दिया गया है। तो यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, ट्रांसफर यात्रा खर्च नहीं मिलेगा। सरकारी सम्मेलन और सेमिनार जो होटलों में होता था, बड़े बड़े होटलों में होता था, वो फिलहाल नहीं होगा। तो ये निर्णय लिया गया है कि जो धन है वो बचे, पैसा बचे, खर्च ना हो फिलहाल, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत फिलहाल कोरोना काल में नहीं है।
कोरोना से बचने और कोरोना से लड़ने में इस धन का उपयोग हो, यही मकसद है। इससे पहले कई सारे भत्ते हमेशा के लिए हटा दिए गए थे। विरोध भी इस पर राज्य कर्मचारियों ने जताया था, क्योंकि लाखों की आबादी इससे प्रभावित हुई है। और इस बीच में एक और शासनादेश वित्त विभाग की तरफ से। अपना खर्च घटाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। लॉकडाउन के चक्कर में सरकार की आमदनी बहुत कम हो गई है। इस संकट से पार पाने के लिए इस साल कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, कोई नई भर्ती भी ना करने का फैसला लिया गया है। ये भी तय हुआ है कि कोई नया निर्माण कार्य शुरू ना किया जाए जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो, तब तक नई योजना शुरू करने से बचा जाए। हालांकि तकलीफ उन लोगों को जरूर होगी जो सरकारी भर्ती की आस में थे, या जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर कर दिया था और इंतजार ज्वाइनिंग का कर रहे थे। उनके लिए ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है, क्योंकि लंबे समय से वो इस उम्मीद में थे कि अब तो उनकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी आशाओं पर फिलहाल पानी फिरा है। वैसे में सरकार को ये भी क्लियर करना चाहिए कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी वो आगे होगी या नहीं, क्योंकि फिलहाल इस पर रोक है। तो आगे क्या इस पर होगा? क्या जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और उनको बस ज्वाइनिंग करनी थी और लॉकडाउन की वजह से ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, उनके लिए क्या होगा? तो सरकारी खर्चे में कटौती की गई। मकसद एक ही है कि पैसा व्यर्थ में खर्च ना हो, उसका सदुपयोग हो सके। अब तक जो भी सरकारी काम बड़े बड़े होटलों में होते थे, अभी फिलहाल नहीं होंगे। जो भी बैठक होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कुछ गैर ज़रूरी भत्ते जो सरकार को लगता है कि इस वक्त उपयोगी नहीं है, वो फिलहाल हटा दिए गए हैं। अमेठी के डीडीओ पर मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी ने बर्खास्त करने के आदेश दे दिए हैं। अमेठी के डीडीओ पर मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम ने अमेठी के डीडीओ को बर्खास्त करने के आदेश दे दिए हैं। मिर्जापुर में डीडीओ के पद पर रहकर इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और ऐसे में अब कार्रवाई हुई है और मुख्यमंत्री ने खुद उनको बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। मिर्जापुर में जब ये डीडीओ थे, उस पद पर थे, तो भ्रष्टाचार के इन पर गंभीर आरोप लगे। डीडीओ रहते हुए भर्तियों में इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। ऐसे में उर्दू अनुवादक की भर्ती में इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, लिहाजा इनको बर्खास्त कर दिया गया। खबर अब गाजीपुर से, जहां पर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मामला मोहम्मदाबाद इलाके के डोडापुर गांव का है, जहां पर मनरेगा के कार्य को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना के बाद एक पक्ष ने थाने में तहरीर दी। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। दो पक्षों की मारपीट की इन तस्वीरों को आप देखिए। गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं। मनरेगा के कार्य के दरमियान ये लोग आपस में भिड़ गए और किस कदर भिड़े हैं, तो लाठी डंडों से एक दूसरे खून के प्यासे बीच में पत्थर मारते हुए एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाते हुए भी आप देख सकते हैं। गाजीपुर की तस्वीरें हैं और इंसान ऐसा भी करता है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए। महज मनरेगा के कार्य को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद सभ्य समाज में जैसे बैठकर मुद्दों को सुलझाया जाता है, वैसे यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। आगरा में इलाज न मिलने की वजह से एक और मौत हो गई है। 10 साल के बीमार बच्चे को उपचार नहीं मिला और उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया है। एक 10 साल के बीमार बच्चे ने, बहुत बड़ी खबर है, आगरा से आपको दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज न मिलने का आरोप लगा है, जबकि प्राइवेट अस्पताल ले जाने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला,
तो बच्चे ने दम तोड़ दिया है। खबर बहुत बड़ी है और ऐसा नहीं है कि कोई पहला केस ये आगरा से आया हो, बल्कि अब तो अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें हैं, ये घटनाएं आ रही हैं कि सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इलाज ही नहीं कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका उपचार नहीं कर रहे हैं, सड़क पर या अस्पताल के बाहर डिलीवरी हो रही है। दूसरी तरफ जो गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं उनको भी उपचार नहीं मिल रहा है। प्राथमिकता बस एक है कि कोरोना से लोगों को बचा लिया जाए, भले ही दूसरी बीमारियों से लोगों की जिंदगी जाती रहे, उससे अस्पतालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक और सरकारी अस्पताल जिसने उपचार नहीं किया और उपचार नहीं मिला तो दम तोड़ दिया एक 10 साल के बच्चे ने। इस मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, अस्पताल प्रबंधन, वो अस्पताल जिसने उपचार नहीं किया बच्चे का। और दूसरी तरफ इंतजार किया जाता है कि कार्रवाई होगी ऐसे अस्पतालों पर, तो इस तरह की आस रखना भी अब बेईमानी से लगता है, क्योंकि किसी तरह की कोई कार्रवाई इन अस्पतालों पर, इन डॉक्टरों पर नहीं होती है जो एक बीमार को एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। चलिए फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नोएडा के सेक्टर 63 के फैशन डिजाइनर वस्त्रों का एक्सपोर्ट करने वाली नामी कंपनी के मजदूरों ने वेतन न मिलने पर फैक्ट्री का घेराव करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला श्रमिक भी शामिल थे। मजदूरों को यह आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने मार्च से कोई वेतन नहीं दिया है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही थाना फेज 3 की पुलिस समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मजदूरों को समझाना बुझाना चाहा, लेकिन वो माने नहीं। तब पुलिस अधिकारियों ने फैक्ट्री के प्रबंधन और मजदूरों के बीच में बातचीत कर मामले को शांत करवाया। कंपनी ने शुक्रवार तक मजदूरों का भुगतान कर देने की बात कही है। दो ही सवाल है, दो सवाल में 2 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया। वहां पर श्रमिकों से भरा हुआ एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा श्रमिक घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। इस हादसे के बाद यूपी के अधिकारियों की लापरवाही फिर से सामने आई। सवाल फिर से वही कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी लोडर और ट्रकों से मजदूर चल कैसे रहे। दिल्ली कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आजमगढ़ जा रहे अरे ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ? थे सर, चक्का टूट गया आगे में। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप कितने लोग सवार थे पिकअप में? पिकअप में 18-19 आदमी थे। वो सभी दिल्ली से आ रहे थे? हाँ, गाड़ी कहाँ की थी? गाड़ी आजमगढ़ की थी। वो लेने गए थे, उन्हें घर ही गए थे ना, तो लेने गए थे हम लोग। ये हादसा हुआ कैसे? हादसा गाड़ी चक्का टूटने से हुआ सर। यूपी में तेजी से कोरोना पैर पसारा। अंबेडकर नगर में 7 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले, जबकि प्रयागराज से भी केसेस आए। कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। जो नए केसेस आए हैं वो अब हम आपको बता रहे हैं। अंबेडकर नगर में 7 नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रयागराज से भी केस आए हैं, 4 नए केस प्रयागराज से आए हैं। तो अंबेडकर नगर और प्रयागराज से केसेस आए हैं। फिरोजाबाद में कोरोना का आंकड़ा 200 हो चुका है। फिरोजाबाद में भी 2 नए केस आए हैं। गोरखपुर में जिला और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और स्वास्थ्य विभाग ने नाम की गफलत में नेगेटिव रिपोर्ट वाले युवक को गलती से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में संक्रमित मरीजों के बीच में भर्ती कर दिया। वहीं कोरोना पॉजिटिव को टीबी अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में संदिग्ध मरीजों के बीच में रख दिया गया। कोरोना वार्ड में भर्ती होने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट वाले युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए गोरखपुर के कमिश्नर ने सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग की टीम को फटकार लगाई है। आजकल हर मुश्किलों का गुनहगार कोरोना को माना जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सच भी है, जिस तरह से उद्योगों पर कोरोना की मार पड़ी है, कारोबारियों के सामने मुसीबत है, उससे कतई अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कोई भी राहत उन्हें पहले जैसे दौर का भरोसा नहीं दिला सकती।
ग्रेटर नोएडा में मौजूद नामी गिरामी मोबाइल कंपनी को महज एक हफ्ते बाद ही कंपनी को फिर से ताला लगाना पड़ा। वजह 9 कर्मचारियों का कोरोना पॉजिटिव निकलना। अभी 10 मई को कंपनी को कामकाज शुरू करने की मंजूरी मिली थी, जबकि लॉकडाउन के पहले 2 चरण में कंपनी पूरी तरह बंद रही थी। ये समस्या सिर्फ मोबाइल कंपनी के सामने नहीं है, बल्कि कई और उद्योगों के सामने भी है, जिन्हें कोरोना के दौर में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अव्वल तो कारोबार पूरी तरह से ठप है, दूसरा शुरू होने की उम्मीदों के बीच मजदूरों की वापसी भी किसी झटके से कम नहीं है। लघु और कुटीर उद्योगों के हालात कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा खराब है। हालांकि सरकार ने इन उद्योगों के लिए कुछ राहत का ऐलान किया है, लेकिन वो राहत इन उद्योगों को या शहर की पहचान वाले उद्योगों को उबार पाएगी, ये अपने आप में सवाल है। इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्पोर्ट्स से जुड़े ब्रांड की पहचान वाले मेरठ में 3500 स्पोर्ट्स प्रोडक्ट यूनिट है, जबकि जिले में 8000 औद्योगिक इकाइयां हैं, लेकिन अब तक केवल 250 यूनिट ही शुरू हो सकी है। लखनऊ में 1450 इंडस्ट्रियल यूनिट में से 500 को चलाने की मंजूरी दी जा चुकी है, केवल 250 ही शुरू हो पाई हैं। कानपुर की 15,000 इकाइयों में से आधी शुरू हो सकी है, इनमें भी मजदूरों की संख्या 1/3 है। गाजियाबाद जैसे औद्योगिक शहर की बात करें तो यहाँ 27,000 इकाइयां हैं, इनमें 9,242 इकाइयों को शुरू करने की मंजूरी दी जा चुकी है। अभी भी कच्चे माल और मजदूरों का संकट है। मथुरा की 1351 इकाइयों में से 358 को खोलने की मंजूरी देने के बाद भी चालू नहीं हो सकी है। समस्या गाजियाबाद की तर्ज पर मजदूरों और माल की कमी है। आगरा में जूता इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की बात करें तो यहाँ केवल 50 मजदूर बचे हैं, जबकि यहाँ आमतौर पर 1500 मजदूर होते हैं। इन इकाइयों के सामने एक संकट और भी है, अगर किसी का माल तैयार हो भी जाता है तो वो उसे बेचे कहाँ, क्योंकि डिमांड तो है ही नहीं, और दूसरा जिले से अधिकतर मजदूर अपने घरों को लौट चुके हैं या लौट रहे हैं। ऐसे में मजदूरों की कमी भी दूसरा बड़ा मुद्दा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से राहत पैकेज को भी कारोबारी मानते हैं कि ये राहत नहीं, कर्ज पैकेज है, जो मुश्किलें कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।